गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारे क्षितिज पुस्तक के पाठ 11 बाल गोविंद भगत को प्रारंभ करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं बेटा श्री रामवृक्ष बेनीपुरी। आज हम इस पाठ के लेखक का परिचय और पाठ का परिचय प्राप्त करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अपनी क्षितिज पुस्तक के पाठ 11 रामवृक्ष बेनीपुरी का पृष्ठ नंबर 68 खोलिए। ठीक है, अब लेखक परिचय में देखिए बेटा कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था और बेनीपुर गांव में होने के कारण ही इनके उपनाम में बेनीपुरी लगता है। ठीक है, इनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण इनका प्रारंभिक जीवन बहुत कठिनाइयों में बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए और कई बार जेल भी गए। इनका देहावसान सन 1968 में। 15 वर्ष की अवस्था में ही बेनीपुरी जी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने के लिए भेजने लगे। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली है। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली में संग्रहित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्बपाली, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें आदि। इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है ना, कि इतिहास के युगानुरूप की जिस युग का वो इतिहास है और आज का जो परिवेश है उसी के अनुरूप उन्होंने उस इतिहास की व्याख्या अपनी रचनाओं में बेटा की है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। ओके बेटा, आपको लेखक परिचय में से लेखक के प्रारंभिक जीवन से संबंधित बातें, उनकी प्रमुख रचनाएं और उनकी भाषा शैली के बारे में आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। अब हम आते हैं हमारे पाठ बाल गोविंद भगत पर कि बेटा जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि ये पाठ किसी न किसी व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। बिल्कुल सही है, ये एक गृहस्थ साधु कहा जा सकता है जिसे बाल गोविंद भगत उनके बारे में खींचा गया एक रेखा चित्र है। ठीक है, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा का बाह्य अनुष्ठानों से कोई संबंध नहीं होता और वेशभूषा धारण करने मात्र से व्यक्ति सन्यासी नहीं बन जाता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी रखते थे कि वेशभूषा वो बहुत साधारण धारण करते थे। बेटा वस्त्रों के नाम पर उनके शरीर पर सिर्फ एक लंगोटी और एक कबीरपंथी टोपी हुआ करती थी और सर्दियों में वो काली कमली ओढ़ लेते थे। कबीर को मानते थे, कबीर के नियमावली पर चलते थे, कबीर के पदों को गाते थे और अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे। व्यवसाय के नाम पर वे खेती करते थे और खेती करते समय भी उनके स्वर चारों तरफ बिखरे रहते थे, जिससे आसपास के लोग भी उनके संगीत का आनंद उठाते थे और संगीत में डूब जाते थे। वे कबीर के नियमों पर चलते थे। जो भी खेती में होता था उसे कबीर के मठ में जाकर अर्पित करते थे और जो वहां से प्राप्त होता था उससे ही प्रसाद मानकर ग्रहण करते और पूरा वर्ष उसी
मिली हुई उपहार और पेट पर चलाते थे। कबीर के नियमों के अनुसार ना किसी से झगड़ा, किसी की वस्तु को बिना उससे पूछे छूना नहीं और किसी भी तरह से बुरा व्यवहार नहीं कर। अपने बेटे के पालन पोषण की जिम्मेदारी उन पर थी। बेटा शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर था। बेटे की मृत्यु पर उन्होंने अपनी बहू को उत्सव मनाने को कहा और कई जगह जो हमारी रूढ़ियां चली आ रही हैं बेटा, उन पर प्रहार करते दिखाई दिए। बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें ग्रामीण जीवन से भी अवगत करवाया है। इस पाठ में हम बहुत सारे ग्रामीण शब्दों को पढ़ेंगे, बहुत सारे अपभ्रंश शब्दों को पढ़ेंगे और ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण जनजीवन और ग्रामीण जो वातावरण है उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो तैयार हैं आप सब बाल गोविंद भगत के ऊपर आधारित इस रेखा चित्र को पढ़ने में? आज आपका यही कार्य है, इस पाठ का एक कवर पेज तैयार करना है जिसमें आपको पाठ का नाम, पाठ के लेखक का नाम और पाठ से संबंधित विशिष्ट जानकारी और एक सुंदर सा चित्र अपनी क्षितिज की कॉपी में बनाना। ओके बेटा।